इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके, इंक्रीज हो सके. राइट. अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे नोट्स बनाएं, जो कि इंग्लिश में जैसे नोट्स बनाना है, तो अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ये एडिटोरियल आया, ठीक है, तो ये जो चैनल है वो केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ऊपर टारगेटेड है, कि जो लोग अपने मीडियम को शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस जो है यूपीएससी में हिंदी मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में स्विच करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो सकें. अब जैसे आपने ये एडिटोरियल पढ़ा, सपोज करिए, ठीक है, आप हिंदी मीडियम के हो, आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और आपके अंदर फियर भी कि मैं हिंदू कैसे पढ़ सकता हूँ या मैं द इंडियन एक्सप्रेस कैसे पढ़ सकता हूँ. राइट. सो जैसे ये एडिटोरियल है तो इसका हेडिंग क्या है, द इलेक्शन कमीशन. अब इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग. तो आप इतना कमीशन तो आप समझते हो कि मतलब कमीशन मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कमीशन मतलब आप आयोग समझ लो, आपको और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है. इलेक्शन कमीशन तो आप समझ लो कि किस चीज़ की बात हो रही, चुनाव आयोग की बात हो रही है, ठीक है. अब उसके बाद क्या है, ऑटोनॉमी इन दी क्रॉस हेयर्स, ठीक है ना. तो क्रॉस हेयर्स मतलब क्या है, एट दी सेंटर. क्रॉस हेयर मतलब बीचों बीच में कौन सी चीज़ आ गई है. तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो चर्चा में चल रही है, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मेकिंग द राउंड्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द ऑटोनॉमी ऑफ दैट. ऑटोनॉमी, ठीक है, स्वायत्ता, ठीक है, एक हिसाब से आप इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो इसकी, इंडिपेंडेंटनेस, ठीक है ना, कि कैसे ये बिल्कुल जो है, जो भी सरकार है, इनकम्बेंट जो भी मतलब सरकारें हैं, उसके जो है किसी भी तरीके के उससे इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से मुक्त रहे, ठीक है. तो अब आपने ये समझ लिया कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर विच विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके, सो दैट यू शुड स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. राइट. एंड क्या नोट्स बनाने, तो यही हमने मान लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे कॉपी कर लिया, ठीक है, कि ये जो हेडिंग है इलेक्शन कमीशन के बारे में और मोस्टली हम ऑटोनॉमी के बारे में बात करें. तो अभी देखिए, अब जब नोट्स बनाते हैं ना, तो हूबहू सारी चीज़ें नहीं लिखते हम कि क्योंकि ये यहाँ से इन द क्रॉस है, ये सब का कोई मतलब नहीं है. तो क्या करते हैं यहाँ से, ये क्रॉस हेयर्स वगैरह को हटा देते हैं, ठीक है. जो केवल हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो देखें कि कैसे नोट्स को लेते हैं, ठीक है. और जैसे इलेक्शन कमीशन से आगे ये लगा आर्टिकल दी, तो इसको भी हटा देते हैं. अब हमें क्या देखना है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ऑटोनॉमी का जो मुद्दा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है ना. तो अब उसके हिसाब से किस तरीके से हमको नोट्स लेने हैं, हाउ वी हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल व्हाइल वी आर रीडिंग. सो आई विल बी रीडिंग इट ऑल्सो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टिल द वेरी एंड, ओके. यहाँ तक मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगी दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस, क्या सेंट्रल आइडिया दैट विल ऑल्सो डिस्कस, अलॉन्ग विद दैट वी विल बी ट्राइंग टू टेक द नोट्स, ओके, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया दैट ओके इस तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और इस तरीके से एक हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो भी यूपीएससी में द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ के बेस्ट एडवांटेज, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स हैं, ठीक है, आप इनको भी अपने हिसाब से अच्छे से रीड करके नोट्स बना सकते हो, इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एक हाईवे पे आ जाएंगे. आपको भी लगेगा कि हाँ मैं एक हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट हूँ, तो अगर मेरे पास द हिंदू का एक्सेस नहीं है, मतलब आप खरीद तो सकते हो बट आप रीड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ठीक है. तो आप जब इसको पढ़ने लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आने लगा. अभी आप देखिए, मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स. राइट. अभी तक आपको लगता होगा अरे बहुत कठिन है, कुछ कठिन है, अभी देखो कैसे होता है, देखो. तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके. सो हिंदी एंड इंग्लिश इट विल बी बोथ, ओके. जस्ट try to listen more and more into English, okay. It will reflect on you slowly you will start understanding. You will never know that what time will come, but like within a matter of 1 or 2 weeks, if you continuously listen everything in English, things will definitely change for you and you would successfully be able to change your medium from Hindi medium to English medium, right? So let's get started. So election commission, autonomy, it is not autonomy, it's autonomy in the crosshairs, okay. So crosshair मतलब at the center. तो autonomy के बारे में बात करते हैं. तो कैसे ऑथर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो ऑथर कौन है, मंजरी काटजू है, ठीक है. अब क्या स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या, पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. मतलब एक अच्छी खासी ये एक जो है एकेडमिशियन है, तो इन्होंने जो भी कुछ लिखा होगा सोच समझ के अच्छा लिखा होगा, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है. और ये हमारे सिलेबस में भी जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये हमारे मेंशन है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑफ लेट, तो ऑफ लेट ये देखिए यहाँ पे ये ओ बना हुआ है, ठीक है ना, और ये एफ है. तो ऑफ लेट, तो ऑफ लेट मतलब क्या हो जाता है, अभी अभी हाल ही में, रिसेंटली में. तो अभी अभी तो ये मुद्दा चल रहा है ना, इसलिए बोला ऑफ लेट. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एसीआई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अ फोकल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. तो फोकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट, जो मेन मुद्दा हो जाता है ना, बिल्कुल बीचों बीच का जो मुद्दा है कि हाँ भाई सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. तो इलेक्शन कमीशन अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका. तो मुद्दा है क्या, बेसिकली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मुद्दा है. तो ये मुद्दा किस चीज के बीच में है, डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी. तो जो जुडिशरी हमारी जो न्यायपालिका है और जो सरकार है, उसके बीच में ये अंतर है, ठीक है ना. किस चीज का अंतर है, विचारों का अंतर है कि भाई जो अपॉइंटमेंट को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसके बीच में ये है. तो क्या है ऑफ लेट, और आप देखिए आपको रीड कैसे करना है. ऑफ लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अ फोकल पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी. ऐसे आपको पढ़ना है. तो आप अगर इस तरीके से क्रिस्प एंड क्लियर पढ़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा
meaning 10 to 20% meaning without even knowing the meaning you'll be able to understand. Okay, so let's move ahead. This time the clash of opinions is over its appointment. तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बहुत बार जो है कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार दिस टाइम, तो जो ये दिस टाइम है कि इस बार क्या रहा है, दिस टाइम द क्लैश ऑफ ओपिनियंस, जो जो एक दूसरे के विचार हैं, ठीक है ना, वो अपॉइंटमेंट को लेकर के कि जो 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 इलेक्शन कमिश्नर हैं तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा उसके बीच में जो है लेकर के सरकार का कुछ अलग मत है और जुडिशरी का अलग मत है, राइट। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से आप समझ गए कि किस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है, ठीक है। अब क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ जजमेंट ऑन मार्च 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ जजमेंट ऑन मार्च 2, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में जो अभी जजमेंट दिया है 2 मार्च को, उसमें निर्देशित किया, डायरेक्टेड जहां भी लिखा हो तो मतलब निर्देशित किया है, दैट निर्देशित किया है कि, तो दैट मतलब कि निर्देशित किया है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स एक से ज्यादा होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, ठीक है ना। सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द election commissioners will be appointed by the President of India based on the advice of the committee made up of the Prime Minister and the leader of the opposition in the Lok Sabha or the leader of the single largest opposition party and the Chief Justice of India. अब देखिए जो ये 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ठीक है ना, वो चीफ इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के आया है। उसमें इन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जो है इनको अपॉइंट करेंगे, यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंट कैसे करेंगे, तो कौन एडवाइस करेगा उनको, ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमेटी मेड अप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो एक ऐसी कमेटी होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाएगी, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी कि आप जो है फलाने को जो है आप इनको बना दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए, ठीक है। अब वो जो जो ये कमेटी है ना, जो यहाँ पर लिखा कमेटी, तो ये जो कमेटी जो समूह है ना बेसिकली, है ना, हिंदी में समझो तो जो ये कमेटी इसमें होगा कौन कौन, तो वो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है, तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, उसको शामिल करिए, या और मतलब क्या है, द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है ना, तो अगर सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इस समय कौन है, कांग्रेस है, तो उसका जो लीडर है या तो उसको या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, इन दोनों में से एक को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये सारे लोग मिल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे कि आप जो है मैडम इनको जो है ये फलानी नाम हम आपको बता रहे हैं, आप इनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ठीक है, तो वो बना देंगी। अब यही जो जजमेंट आया है इसी के ऊपर जो है सरकार और जुडिशरी के बीच में हेड ऑन हो गया है, मतलब आपसे एकदम आमने सामने आ गया। अब क्यों आमने सामने आ गया, अब ये देखते हैं क्या है, दिस जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपको जहां भी लिखा मिले, इसका मतलब ये होता है कि 5 जजेस की बेंच होती है या इससे ज्यादा संख्या, अगर किसी भी पर्टिकुलर केस को जो कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का केस होता है तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस और मोर, ठीक है, 5 या ज्यादा, ठीक है, तो वो जो बैठती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। तो जो जजमेंट वो दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा दिया गया है। वॉज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, वॉज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रॉड बेसिंग द ईसीआई, ठीक है। अब ये एक बड़ा कदम है किसकी तरफ, तो यहाँ पे टुवर्ड्स मतलब की ओर, तो स्टेप मतलब कदम, बड़ा, तो ये बड़ा कदम जो है वो किसकी ओर था, ब्रॉड बेसिंग द ईसीआई। तो ब्रॉड बेसिंग मतलब क्या होता है, अभी तक क्या था, केवल जो है यहाँ पे देखिए लिखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस कर देंगे, ठीक है ना, जो प्राइम मिनिस्टर कमेटी बनाएंगे वो एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को, उससे बन जाएगा। लेकिन अब इन्होंने इन 3-4 लोगों को ऐड करके इसमें बताया, तो ब्रॉड मतलब अब ज्यादा लोग मिलकर के सिलेक्शन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको जो है ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, 5-6 लोग मिलकर के ऐसी कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि मैम आप इनको जो है अपॉइंट कर दिए, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा तो जब ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है एक कमेटी बनेगी जो कि सजेस्ट करेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनहैंसिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो चूंकि जितने भी पदाधिकारी होंगे या उसमें जितने भी मेंबर होंगे कमेटी में वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ही होंगे, है ना। तो अब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो सजेस्ट करेंगे कि ये फलाने सर हैं, इनको हम बनाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन जो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका स्टेटस और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये कहा, तो ऐसे आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अब क्या है, इसी से समझ क्या है, आर्टिकल 324, ठीक है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन। तो प्रोविजन मतलब क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है ना, प्रोविजन मतलब यहाँ पे एक व्यवस्था है कि आर्टिकल 324 में एक ऐसी व्यवस्था की गई है, मतलब कंटेन्स मतलब रखना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, फॉर सच अ लॉ टू बी इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट इस तरीके का एक कानून बना सकता है, ठीक है। अब जैसे हमको मान लीजिए इसमें से नोट्स लेना हो तो क्या हम ले सकते हैं, आर्टिकल 230 आर्टिकल 324, ओके, सो आर्टिकल 324 को हम लिख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
ये हमने लिख लिया कि हाँ ये आया है। अब बहुत सारी कनेक्ट करनी है, तो इसमें क्या प्रोविजन कि हाँ इसके ऊपर एक पार्लियामेंट लॉ बना, तो हमको सिर्फ वर्ड एसोसिएशन याद रखना है कि आर्टिकल 324 इज रिलेटेड व्हाट, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ ऐसा बता रहा है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि कुछ ऐसा लॉ बना सकता है। ये हमने लिख लिया अभी तक यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये स्टोरी तो हमको याद ही है, ठीक है, कि इसमें सीजीआई को जो ऐड कर दिया है उसकी वजह से सारी दिक्कत स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जो ये कमेटी बनेगी। अब आगे देखते हैं क्या है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट दिस वॉज अ यूनानिमस जजमेंट। यूनानिमस मतलब एक मत से पास किया है, सारे पांचों जजेस ने एक मत से पास किया, पांच जो जजेस की बेंच थी, तो इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है ना। सो फार मतलब अभी तक द टॉप ऑफिसर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए वर्ड देखिए यहाँ पे सेंट्रल, तो जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, ऐसे करके आ गया, तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कमेटी है, या एक मतलब कमेटी है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, एंड एडवाइजिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे करके जो ये वर्ड जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट। तो अभी तक बताया गया सो मतलब अभी तक जो टॉप ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर, ठीक है। नाउ हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो जो आज की सरकार है, इन एन अनएम्बिगुअस मूव मतलब एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्या किया है, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द राज्यसभा, राज्यसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ऑन अगस्त 10 व्हिच इफ पास विल ओवरटर्न दिस वर्डिक्ट। अगर जो अभी आज की सरकार ने स्पष्ट तौर पर राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो पास हो जाता है तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो कि 2 मार्च को आया है, इसको बदल देगा वो, ठीक है, ओवरटर्न कर देगा, बदल देगा, ठीक है। द बिल सीक्स टू रिप्लेस, अब जो ये बिल है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा, उसका मतलब क्या है, द बिल सीक्स टू मतलब क्या, कोशिश करता है, द बिल सीक्स टू रिप्लेस, क्या चीज बदलने की कोशिश करता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द हाई पावर सिलेक्शन कमेटी, की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो हाई पावर सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है उससे हटा दे, बदल दे, ठीक है। मीनिंग द कमिटी विल बी मेड अप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसके चेयरपर्सन, मतलब अब ये जब इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरी कमेटी जो ये बनाना चाहते हैं, सरकार जो बनाना चाहती है, उसमें क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा वो एक मेंबर होंगे, एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, सीजीआई होना चाहिए था, उसकी जगह पर क्या कर रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नामित किया जाएगा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सीजीआई को रिप्लेस करेगा। बस यहीं से सारा मुद्दा स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या है, द गवर्नमेंट थ्रू दिस बिल, सरकार इस बिल के द्वारा हैज टेकन द सुप्रीम कोर्ट हेड ऑन, मतलब इस बिल के द्वारा सरकार बिल्कुल आमने सामने आ गई है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, मेकिंग इट क्लियर दैट इट वांट्स ग्रेटर वेटेज इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स। इससे ये बिल्कुल क्लियर कर देती है सरकार कि सरकार चाहती है कि उसके पास ज़्यादा शक्तियां होनी चाहिए कि वो किस ऑफिशियल को अपॉइंट करे, राइट। एंड थस, तो थस मतलब क्या होगा, इस प्रकार, एंड थस अ ग्रेटर होल्ड ओवर द इंस्टीट्यूशन। तो अगर वो अपने पसंदीदा ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन में बैठा पाएगी, तो वो ओवरऑल इलेक्शन कमीशन जो एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, उस पर उसका ज़्यादा कंट्रोल होगा, राइट। एक्सपीरियंस एंड रिसर्च शो दैट इनकम्बेंट गवर्नमेंट, तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट क्या है, अभी सरकार जो है, जो अभी की सरकार है, ठीक है, वो मतलब अभी तक का अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अभी तक का जो अनुभव है, और जो रिसर्च है, जो मतलब अभी आप अगर इसको कंपेयर करें किसी अदर कंट्री से, या जो पहले अपने ही देश में कुछ वक्तव्य आ चुके हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो सब देखें, तो वो क्या बताता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें रहती हैं सत्ता में, जो सरकार सत्ता में, इनकम्बेंट मतलब होगा कि सत्ता में इस वक्त जो सरकार है, ठीक है, स्पेशली मतलब खास तौर पर दोज विद द अथॉरिटेरियन स्ट्रीक्स मतलब होता है कुछ लक्षण छोटे मोटे, अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही के, ठीक है ना। खास तौर पर ऐसी सरकारें जिनके अंदर कुछ ऐसे मतलब तानाशाही, जो सरकार के जो कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ जो चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, वो अगर दिखें, तो वो लोग क्या करते हैं, डू नॉट यूजुअली डू अवे विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। वो ज़्यादातर मतलब डू अवे विद मतलब क्या होता है, खत्म करना या उससे छुटकारा पाना। तो ज़्यादातर जो संवैधानिक या जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, उनको वो खत्म नहीं करते हैं, बट इंस्टेड, लेकिन उसके स्थान पर रिलेंटलेसली वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देम प्लायंट। लेकिन वो लगातार, रिलेंटलेस मतलब बिना रुके हुए, ठीक है, लगातार वो काम किसी लिए करती थी कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनको अपने अधीन लाया जा सके किसी तरीके। तो अधीन लाने का क्या तरीका है, मतलब प्लायंट मतलब अधीन लाना। तो कैसे अधीन ला सकते हैं कि आप ही अपॉइंट करें जो आपका पसंदीदा ऑफिसर हो। तो जब वो आपका पसंदीदा ऑफिसर होगा, तो फिर जो आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा, तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में क्या होगा वो आपके हिसाब से होगा, है ना, ये होगा।
अब क्या है द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात क्या है, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रिमेन बट आर ड्रेन्ड ऑफ देयर सब्सटेंस, मतलब कहा तो जाएगा कि हाँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसका, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो रियल जो उसका तत्व है, सब्सटेंस मतलब जो मेन उसकी आत्मा है कि इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऑटोनॉमी वगैरह सब क्या लिखा है ऑटोनॉमी, तो ये स्वायत्ता उसकी चली जाएगी क्योंकि सरकार अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट करेगी, है ना। तो क्या है कि इंस्टीट्यूशन तो रहेगा कि नाम का तो स्ट्रक्चर है कि हाँ स्ट्रक्चर है कि भाई हाँ सुप्रीम कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लेकिन जो उसका सब्सटेंस है, जो उसका तत्व है ना, उससे ड्रेन्ड ऑफ, मतलब वो हटा दिया जाता है धीरे धीरे करके। ऐसा करती हैं सरकारें जिनके अंदर अथॉरिटेरियन स्ट्रीक्स होते हैं, राइट। तो ये कहानी की तरह आप इसको समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिलेट इट, एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट ट्राई टू स्पीक ऑल्सो इन बिटवीन। आप थोड़ा सा पॉज करिए, देन यू ट्राई टू स्पीक ऑल्सो कि हाँ ये कहानी है, आई एम लिसनिंग द स्टोरी अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, then the Supreme Court of India, then Prime Minister of India, then some committees formed, right, some authorities, ऐसे करके when you start speaking, this is the only way that you can learn speaking in English and you can change your medium also, right. So let's get back to this, and in this case one is dealing with, so one यहाँ पे एक नहीं है ना, ये pronoun है, ठीक है। So and इन दिस केस, तो इस संदर्भ में क्या है यहाँ पर, वन इज डीलिंग विद द मैटर ऑफ इलेक्टोरल विनेबिलिटी। तो जो सरकार है बेसिकली यहाँ पर वो किस चीज़ से मतलब अपना दिमाग लगा रही कि हमको इलेक्टोरल विनेबिलिटी की, हम जब चुनाव हो तो जीत को कैसे सुनिश्चित करें, एंड कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट पावर, और जो हमारी शक्ति है उसको हम कैसे मजबूत करें, मतलब कैसे हम सत्ता में बने रहें। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंट्रोल जरूरी है। अब क्या है इसके बारे में आगे क्या है, एन इशू दैट हैज सीन मच डिबेट। तो यही एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा इस पर वाद विवाद हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है, द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं कि जो मेन मुद्दा क्या है, तो हमको ऐसे ही सिर्फ वर्ड एसोसिएशन के हिसाब से, जो एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे सिर्फ, बस, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, एंड द ECs मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स हैज सीन मच डिबेट इन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल सर्कल्स, मतलब राजनीति में या पॉलिसी मेकिंग में बहुत बार ऐसी डिबेट्स को हम देख चुके हैं इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एवर सिंस मतलब जब से, एवर सिंस मतलब जब से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कब से, तब से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब वहां पर डिबेट हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी, ठीक है। एंड मच हैज बीन रिटन अबाउट इट, और बहुत कुछ इसके बारे में लिखा भी गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। A suggestion during the Constituent Assembly debates, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स हो रही थी उस वक्त एक सजेशन दिया गया था, सुझाव दिया गया था, was that the appointment of the chief election commission should be subjected to, मतलब किसके अधीन होगा, ठीक है ना, किसकी जिम्मेदारी, confirmation by the 2/3 majority in the joint session of both the houses of parliament, कि जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसके लिए एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ठीक है ना, बोथ दी हाउसेज का, दोनों हाउसेज का, राज्यसभा एंड लोकसभा, और बस उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको कंफर्म किया जाए कि कौन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स चल रही थी उस वक्त ये सजेशन दिया गया था, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जून 15 1949 में ये ऐसा एक सेशन दिया गया था। हालांकि पार्लियामेंट वॉज इंटरेस्टेड विद द चार्ज ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट लॉज ऑन द मैटर, लेकिन हालांकि इसके बाद भी पार्लियामेंट जो संसद है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, इंटरेस्टेड विद, ये जिम्मेदारी थी कि आप जो है अप्रोप्रिएट लॉज को इस मैटर पे बना सकते हो, कि मतलब अपॉइंटमेंट जो मैटर है कि अपॉइंटमेंट जो होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट होंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको अधिकार था कि आप उसको बना सकते हो, ये जिम्मेदारी थी। अब यहाँ से 3-4 जो यहाँ पे ये दी गई कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में तो आप इन तीनों को जरूर कोट करेंगे, 100% यू हैव टू कोट, ठीक है। आप ये सुनते होंगे जो भी टॉपर्स हैं वो मतलब जो है कमिटीज़ को मतलब जो है और जो जजमेंट्स होते हैं उनको सबको वहाँ पे कोट करते हैं ना, तो आपको ऐसे भी करना है। अब आप देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको भी ये याद करना पड़ेगा, VM तारकुंडे कमेटी, तो ये तो आप याद ही करोगे, ठीक है ना। तो आयोग की जगह कमेटी याद करना शुरू करो आज से, ठीक है। बस एक हफ्ते के अंदर आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके टंग पे, आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आप देखते हैं द VM तारकुंडे कमेटी अपॉइंटेड बाय जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा अपॉइंट की 1975 में। फिर दूसरी क्या थी, द दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म, ठीक है ना, तो जो चुनाव आयोग है, ठीक है ना, या जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है उसमें जो रिफॉर्म है, उनमें जो बदलाव के लिए ये कमेटी की गई थी, सेटअप बाय द देन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह। तो जब VP सिंह के अंडर में कौन सी कमेटी थी, द दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये 1990s में बनाई गई थी, तो पहली कब बनाई गई 1975 में, दूसरी कब बनाई गई 1990s में। अब क्या है, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो सेकंड ARC की रिपोर्ट है ना,
तो जी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इट्स फोर्थ रिपोर्ट, जो फोर्थ रिपोर्ट थी आरसी की, वो 2009 में थी। वो जो इतने सारी रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या लिखा है, अमंग अदर्स मेड रिकमेंड, तो इन सारी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन की गई थी दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड, मतलब इनमें समय कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, वो मोर ब्रॉड बेस्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मतलब उसमें कमेटी में रखे जाएं, ठीक है, थ्रू अ कोलिजियम, तो कोलिजियम मतलब एक ग्रुप जैसे हो गया, ठीक है, या एक मतलब ऐसे कमेटी हो गई थ्रू, ठीक है, देन लिविंग दिस सोली टू द गवर्नमेंट ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट मेड दिस पॉइंट। और ये मतलब खाली जो है उन पर नहीं छोड़ना चाहिए कि सरकार मतलब जो है जैसे कि जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर देगी कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए, तो वैसा नहीं हो चाहिए, मतलब ज़्यादा कमेटी में मेंबर्स होने चाहिए, वो सब मिल करके जो है ये डिसाइड करें कि किसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशनर बनाना चाहिए या इलेक्शन कमिश्नर्स के पोस्ट पे अपॉइंट करना चाहिए, तब वो एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट साहब को, एंड देन वो उनको अपॉइंट करेंगे, राइट। सो इन 2006 a suggestion was made by a former CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीबी टंडन जो थे, ठीक है ना, 2006 में, और उस वक्त के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है ना, उनको जब ये दोनों लोग ऑफिस में थे, ये उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, कलाम साहब प्रेसिडेंट भी थे, और ये टंडन जी जो है ये उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो इन्होंने एक सजेशन दिया था, क्या सजेशन दिया था कि अ 7 member कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शुड चूज द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन, की मतलब 7 सदस्यीय एक समिति होनी चाहिए, 7 member कमेटी, ठीक है ना, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करें, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करें, किस चीज़ के हेड करें, तो चूज दी चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे ही आपने मेन बॉडी में लिखना शुरू किया, आपका आधा मेन बॉडी तो ऐसे ही भर जाएगा, ठीक है, और वो भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में, ठीक है। अब लोकसभा स्पीकर, ठीक है, अब द कमेटी शुड इंक्लूड, अब जो ये इन्होंने बताया था बीबी टंडन जी ने जो मतलब रिकमेंड किया था, उन्होंने ये बताया था कि जो ये कमेटी बननी चाहिए इसमें कौन कौन होना चाहिए, तो लोकसभा स्पीकर होने चाहिए, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आंधी राज्यसभा के भी मतलब होने चाहिए, ठीक है, द लॉ मिनिस्टर होने चाहिए, द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द लॉ ऑफ द राज्यसभा एंड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये आपको हूबहू एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसे लिख के आ सकता है कि कौन इसमें से नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब क्लियरली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको समझनी चाहिए। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको कैसे लिखना है, ये जो कमेटी है, ठीक है, ये कमेटी को लिया हमने और इसको हमने यहाँ पे अपॉइंट ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। अब ये कमेटी कब बनी थी और इसको बनाया किसने था, जयप्रकाश। तो हमको बाय बाय नहीं लिखना है, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिखना है बस, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें याद तो है ही है कि हम क्या लिख रहे हैं, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड देन बोल्ड कर लेंगे, नाउ यू कैन सी इजीली, ठीक है। ऐसे बनी थी। फिर क्या दूसरी कौन सी बनी थी, डेटा कमेटी कौन सी बनी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ही नोट्स बनाते सिंपल। अभी देखिए जब एट द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल हाउ मच नोट्स वी वुड बी हैविंग, ठीक है, ये हो गया। अब ये कब बनी थी, इसका भी ये लिख लेते हैं, ये कब बनी थी, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के टाइम में बनी थी ये, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इसको सेटअप किया होगा। और ये कब बनी थी, 1990s में बनी थी। तो ऐसे करके जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो स्लोली स्लोली आपको लगेगा हाँ अभी आई एम ऑन राइट ट्रैक, राइट। क्योंकि विदाउट नोट्स नथिंग विल बी लाइक हेल्पफुल, यू विल फॉरगेट थिंग्स आफ्टर सम टाइम, राइट। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऐसे ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इट्स फोर्थ रिपोर्ट इन 2009। अब 2009 में सेकंड एआरसी की जो रिकमेंडेशंस आई थी उसमें क्या था, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है तो इसको एआरसी बोलते हैं, मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको समझ सकते हो। अगर आप इसको हटा के यहाँ पे अगर आप इसको एआरसी लिख दो, ठीक है, एआरसी लिख दो आप ऐसे करके, ठीक है। अब देखो और छोटा हो गया। तो ऐसे करके बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाना रहता है। अब उन्होंने रिकमेंड क्या किया था, ठीक है, कि मतलब मोर ब्रॉड बेस्ड हो। तो मोर ब्रॉड बेस्ड में कौन से होने चाहिए थे, ये सब लोगों ने बताया कि कैसे होना चाहिए था। अब यहाँ पे जब ये मतलब जो है ये इनका नाम है बीपी टंडन जा साहब थे, तो इन्होंने जब मतलब बताया कि 7 member कमेटी, तो ये जो 7 member कमेटी होनी चाहिए थी, तो आप इसको लिख सकते हैं कि फॉर्मर सीसी, ठीक है। बस आपको यहाँ आप इनका प्रेसिडेंट साहब का नाम लिखे ना लिखें उससे कोई बहुत खास कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि 7 member कमेटी होनी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये हो गया, ठीक है। अब उनमें कौन कौन होना चाहिए ये सारा का सारा आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको कैसे थोड़ा सा ईजी करेंगे, इसको ईजी ऐसे करेंगे, पहले तो वील हैव टू जस्ट इनलार्ज इट अ बिट सो दैट यू कुड सी प्रॉपर्ली, ओके। अब इन्होंने बताई 7 कमेटी हैदराबाद तो चीफ इलेक्शन, अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद लोकसभा स्पीकर होने चाहिए। अब होना कौन चाहिए, लोकसभा स्पीकर होने चाहिए। फिर क्या, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लॉ मिनिस्टर भी होने चाहिए। फिर क्या हो गए, द डिप्टी कमिश्नर, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। एंड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई, ठीक है। अब अगर आपको और थोड़ा सा क्लियर देखना है तो ये ऐसे इतने लोग होने चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। अब ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़।
अब क्या है, द भारतीय जनता पार्टी, अब यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी हैज सपोर्टेड सच अ सजेशन आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज। तो उस वजह भारतीय जनता पार्टी तो मतलब थी नहीं सरकार में, तो उसने जो है सपोर्ट किया था कि हाँ होना चाहिए ऐसा सच, ठीक है। विच इंक्लूड द सीजीआई, तो उस वक्त बोला था कि हाँ सीजीआई जो है होने चाहिए कॉलेजियम में या कमेटी में, ठीक है। उस वक्त बोल रहे थे टू अपॉइंट दी अपेक्स इलेक्टोरल ऑफिस। तो यहाँ पे अपेक्स मतलब क्या होता है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे। तो कौन से होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए इन्होंने बोला कि सीजीआई होने चाहिए, ठीक है ना। किसने, बीजेपी ने बोला उस टाइम, ठीक है। और अभी आज के टाइम बीजेपी देखिए क्या बोल रही है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण जेटली, जब अरुण जेटली जी थे उस वक्त, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक प्रेस रिलीज में बोला कि सजेस्टेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2000। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब उन्होंने 2006 में उन्होंने जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सजेस्ट किया। और क्या बोला, एनी मॉनिटरिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन बाय गवर्नमेंट, मतलब मॉनिटरिंग मतलब किसी भी तरीके का अगर सरकार मॉनिटर करे कि भाई वहाँ कौन अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे काम करेगा, तो वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी और देयर नॉमिनी, ठीक है, विल बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। बोला कि वो बहुत ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, किसके लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए पहले देखिए कितना वोकल थे, ठीक है, बीजेपी। आप देखिए क्या है, इन 2012 सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी एंड फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी जी ने क्या कहा, रीट है, उन्होंने सेम पॉइंट को फिर से बोला, रीट जो इधर अरुण जेटली जो बोले उसी सेम पॉइंट को फिर से बोला। The argument that such a collegium should be formed with the Prime Minister as its chairman, with the Chief Justice of India, the Minister of Law and Justice, and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha as member। तो इन्होंने भी देखिए सीजीआई, मेन हमको देखना सीजीआई, तो सीजीआई को इन्होंने भी रिकमेंड किया, अरुण जेटली जी ने भी रिकमेंड किया। उसके पहले जो बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने भी ये सजेशन दिया था। तो ये मतलब 3 बार पहले बोल चुके हैं कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। और ही आर्ग्यूड दैट द प्रेवलेंट सिस्टम, मतलब जो उस वक्त का जो प्रेवलेंट सिस्टम जो मतलब जो व्यवस्था में था, whereby members to the Election Commission of India are appointed by the president, जहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे और उसके जो मेंबर थे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया था सोनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बस खाली प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस कर देते थे प्राइम मिनिस्टर कि इनको आप वो कर दो। डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो बता रहे थे कि अगर केवल प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप सर को, ये इनका नाम है, इनको आप जो है चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दिए, तो उससे क्या है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, विश्वास नहीं आता जनता के अंदर, ठीक है। लास्ट क्या है, इंटरेस्टिंगली ऑल दीज हाई लेवल कमिटीज, अब जितने भी ये हाई लेवल कमिटीज सब ऊपर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी हाई लेवल कमिटीज यहाँ से यहाँ तक सब ये सारी बनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो हाई लेवल कमिटी में और जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सजेशंस वगैरह दिए, इवन द बीजेपी लीडरशिप, जो बीजेपी की लीडरशिप थी, सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, उन्होंने इसकी महत्ता को समझा और देखा, है ना। एंड रिकमेंडेड दैट द सीजीआई और जज अपॉइंटेड बाय हिम और हर शुड बी अ पार्ट ऑफ, मतलब उन्होंने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई जज हो, ठीक है ना, इस कमेटी में उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसका हिस्सा जरूर होना चाहिए। नेवर वॉज अ सजेशन मेड दैट द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शुड बी बेस्टोर्ड विद दिस मेंबरशिप। कभी ऐसा सजेशन नहीं दिया गया था या नहीं देखा गया, नहीं सोचा गया था जिसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को सीजीआई से रिप्लेस कर दिया जाए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कोई हो और उसकी जगह बोला जाए कि मतलब जैसे सीजीआई की जगह है तो सीजीआई को हटा करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हम लेकर के आएंगे, राइट। तो बेस्ट ऑफ मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी, है ना। तो ये सबसे मेन कंडीशन पॉइंट। सो इन आस्किंग फॉर रिफॉर्म इन दिस अपॉइंटमेंट, तो जो ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं अपॉइंटमेंट से संबंधित, द आइडिया वॉज टू रेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ फ्यू नॉचेस हायर on the free and fair bar and pave the way for expunging bias and attachment to the ruling party। तो जो ये अभी तक जो ये रिफॉर्म्स के जितने भी आइडियाज दिए गए हैं, जो ये सारी कमेटी वगैरह बनी है इधर जो सब पूरा बताया गया है, ऐसा कि उससे एक स्टेप और आगे ले, अ फ्यू नॉचेस मींस अ फ्यू इंचेस हायर, मतलब और ऊंचा ले जाया जाए इसका कद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में और ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़े, ठीक है। और जिसकी वजह से एक ऐसा रास्ता तैयार होगा जिससे कि जो बायस है, कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर है वो गवर्नमेंट का फेवरेट है, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, तो फिर वो उसके वो फिर मतलब रूलिंग पार्टी की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा रहेगा। तो एक्सपंज करना, हटा देना बायसेस, मतलब तो जो बायस है वो हट जाएगा अगर सीजीआई रहेंगे और मतलब जो है 7 मेंबर कमेटी रहेगी, ब्रॉड बेस्ड जो कमेटी रहेगी उसकी वजह से, राइट, समझ में आपको। एंड अटैचमेंट टू द रूलिंग, तो वही यहाँ बताया ना, अटैचमेंट रूलिंग पार्टी से खत्म हो जाएगा उसका फिर, है ना, अगर अच्छी कमेटी होगी। और अगर केवल प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको बोल दीजिए, तब तो फिर वो उनकी तरफ ही ज़्यादा कमिटेड रहेंगे ना। ठीक है, द एफर्ट वॉज टू कर्ब इट फ्रॉम बिकमिंग अ कमिटेड पार्टीशन एंड इनकम्बेंट फ्रेंडली एंटिटी। तो इसीलिए ये सारे जितने भी ऊपर ये जो बताए गए हैं, इसका मतलब ये है कि एफर्ट जो कोशिश थी वो किसी की मतलब कर्ब करना, रोक देना, फ्रॉम इट बिकमिंग, कि ये बनने से क्या रोक देना, कि कमिटेड मतलब उनकी तरफ बिल्कुल जो है श्रद्धा ना हो जाए और पार्टीशन ना हो जाए कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सरकार के हित में ही काम करूंगा। और इनकम्बेंट फ्रेंडली एंटिटी, तो इनकम्बेंट फ्रेंडली एंटिटी मतलब यहाँ पे होता है कि जो सरकार सत्ता में है अभी उसके लिए ही काम करने लगेंगे अगर केवल प्राइम मिनिस्टर के पास सारी अथॉरिटी रह जाएगी, तो राइट। फिर क्या है, थ्रू दी करंट बिल, तो अब जो बिल लेकर के आई है सरकार, द गवर्नमेंट
अंडर द बीजेपी, ठीक है ना, जो जो अभी सरकार बीजेपी के अंडर में है, जो करंट बिल लेकर के आई है, इज अटेम्प्टिंग टू पुश द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स फर्दर गवर्नमेंटल कंट्रोल। तो इससे क्या है, वो ज़्यादा सरकार का कंट्रोल हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग द परसेप्शन अबाउट अ डेमोक्रेटिक वीकनिंग, जिसकी वजह से ये जो एक धारणा बनी है, जो परसेप्शन है, मतलब एक जो धारणा बनी है, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत हो जाएगी किसके बारे में, कि लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आ रही है, डेमोक्रेटिक वीकनिंग हो रही है, ठीक है ना, वीक मतलब कम होना, ठीक है। सो सजेशंस for reforms in the appointment procedure of the Election Commission of India came from opposition parties, wherein the BJP was one of the most vocal parties, mainly due to the Congress, mainly during the Congress। तो इस अभी तक ये इसका मतलब ये है कि जब रिफॉर्म की बात की जा रही थी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो जब जब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जब ऑपोजिशन में थी तो ये सबसे ज़्यादा वोकल थी, कि जब कांग्रेस के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी तो ये बहुत ज़्यादा वोकल थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि नहीं नहीं इसमें सीजीआई होने चाहिए, ऐसे करके वो बोल रहे थे। अब देखिए क्या, इट वॉज फेल्ट एंड राइटफुली सो दैट रूलिंग पार्टीज हैव अ स्ट्रक्चरल एडवांटेज ओवर इशू। तो ऐसा माना जाता है, जो कि सही भी है, कि जो रूलिंग पार्टी मतलब अभी की रूलिंग पार्टी क्या है, बीजेपी है, तो क्या उनको एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल एडवांटेज मतलब क्या है, कि जो कमेटी बनेगी, जो अपॉइंट करेगी चीफ इलेक्शन कमीशन को या अदर इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो जो कमेटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, किस किस फील्ड से होंगे ना, तो वो स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग देम ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन। तो अब जब अपनी पसंद का ही वो ऑफिसर रखेंगे तो ससेप्टेबल मतलब उनके अधीन हो जाता है, कि वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से काम करें। अब वो मैनिपुलेशन कैसे कराएंगे, it was felt that having a more representative selection committee would make election fairer by reducing the hold of the incumbent parties on the election। तो ये माना भी जाता है कि अगर जो जो सिलेक्शन कमेटी है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी, मोर रिप्रेजेंटेटिव होगी, मतलब ज़्यादा जैसे उसमें सीजीआई भी होंगे या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कमेटी होगी तो उसकी वजह से सरकार का जो होल्ड है, जो पकड़ है, ठीक है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सरकार की पकड़ है वो कम होती है। इसकी वजह से फेयर इलेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। सो हाउएवर ड्यूरिंग द प्रीवियस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एनडीए, ठीक है ना, एनडीए। तो बीजेपी के जितने भी घटक दल हैं और बीजेपी को मिला के बोला जाता है कि एनडीए, ठीक है ना। तो जब बीजेपी की जब भी लीडरशिप थी तो डिड नॉट मूव ऑन इट्स ओन क्लियरली आर्टिकुलेटेड सजेशन। तो उन्होंने तो जब जब सरकार रही है बीजेपी की, तो उस वक्त इन्होंने सीजीआई वगैरह को ऐड नहीं किया। ऐसे जब सरकार में नहीं तब ये बहुत बोलते थे, बट ये सब पॉलिटिक्स, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे जो बिल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये हैं। एंड देन उसके बाद क्या है, थ्रू द न्यू बिल इट हैज़ रिवर्स इट्स ओन पोजिशन विच इट हैड बीन वॉल्यूबल अबाउट वाइल इन द पोजिशन इन द ऑपोजिशन। तो अब इस बिल के जरिए ये रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जो है उल्टा कर रहे हैं जो इनकी पोजीशन पहले हुआ करती थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते थे जब ये ऑपोजिशन में थे, राइट। अब यहाँ से क्या है, हेल्ड इन हाई रिगार्ड, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित जो संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन हेल्ड टू बी रिलायबल, मतलब एक जो है एक तरीके से जिसके ऊपर बहुत ही भरोसेमंद मतलब एक संस्था रही है, और एक बहुत ही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी, बहुत ही विश्वसनीय संस्था रही है बाय द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। हैंडलिंग इलेक्शंस दैट इन्वॉल्व अबाउट 900 मिलियन वोटर, मतलब 900 मिलियन मतलब 90 करोड़ मीन्स 90 करोड़ वोटर हैं। 2019 का इलेक्शन का डेटा है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो मशीनरी है वो क्या है, मशीनरी ऑफ 11 मिलियन, ठीक है ना, मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोग ही मतलब इंप्लॉयज़ हैं, और उन्होंने 90 करोड़ लोगों के जो इलेक्शन मतलब वोटर्स हैं, और जो मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप है इन अ सेटिंग ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो हमारी सरकार है या जो हमारी सत्ता है जिसमें इतना ज़्यादा मतलब जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी इतने कम एम्प्लॉय होने के साथ, और जो है यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज़, तो असमानता देखिए, मतलब 11 मिलियन और 900 मिलियन कितना गैप है, ठीक है ना, फिर भी ये मतलब जो है इलेक्शन को अच्छी तरीके से संपन्न कराते हैं। तो क्या एक रिमार्केबल, बहुत ही उल्लेखनीय ये एक जीत है, ठीक है ना। सो हाउ एवर गोइंग सॉफ्ट ऑन द रूलिंग पार्टी और इट्स आइडियोलॉजी एज द परसेप्शन इज, मतलब क्या है, हालांकि जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, ठीक है ना, और जो उसकी आइडियोलॉजी, जो उसकी विचारधारा है, उस पर सॉफ्ट रहना, मतलब उस पर नरम रुख जो है रुख अख्तियार करना, और जैसा कि परसेप्शन भी है, वेदर दिस हैज़ टू डू विद इलेक्शन शेड्यूल्स। अब क्या है कि अगर जो है सरकार अपने मन पसंदीदा जो व्यक्ति हैं अगर उनको चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कराती है, तो क्या होता है, इलेक्शन शेड्यूल जब सरकार चाहती है, जब सरकार को लगता है कि माहौल सही है हमारे हक में, तब वो उस हिसाब से इलेक्शन को मतलब पूरा जो है वो शेड्यूल करा लेती है कि अब यहाँ पे होंगे, इस स्टेट में अब होंगे, इस स्टेट में अब होंगे, ऐसे करके, या कितने फेजेस में होंगे, पहले फेज में कौन कौन से एरियाज आएंगे, ऐसे करके। इलेक्टोरल स्पीचेज जैसे कोई लोग देते हैं, हेटफुल स्पीचेज जो देते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता है। इलेक्टोरल रोल्स कैसे प्रिपेयर होगा, राइट, और जो भी अदर तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इरोडिंग मतलब कम होता जा रहा है, विश्वास कम होता जा रहा है ना, किसमें, इन इट्स ओन ऑटोनॉमी, जो उसकी स्वायत्ता है, बट ऑल्सो पीपल, तो लोगों का जो भरोसा है वो भी कम होता जा रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद की ऑटोनॉमी, जो स्वायत्ता है कि वो खुल के काम करे अपनी मर्जी से, वो भी मतलब कम होती जा रही है। इरोड मतलब जो है नीचे होना, कम होना, घटना, डिक्रीज होना, राइट। नेवरदलेस
The point remains that the present regime still sees the Election Commission of India as an institution with autonomy. अब उसके बाद कि फिर भी नेवरदलेस मतलब होगा फिर भी जो ये पॉइंट अभी भी है, एक मुद्दा ये है कि जो आज की जो सरकार है, प्रेजेंट रिजीम है, जो आज की सरकार है, वो अभी भी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। मतलब अपने ही बात को कॉन्ट्रैक्ट कि हम खुद ही अपना मतलब चाहते हैं कंट्रोल, फिर भी बोल रहे हैं कि हाँ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मतलब स्वायत्त इंस्टीट्यूशन है। एंड दिस ऑटोनॉमी डज नॉट जेल विद इट्स गोल। तो ये ऑटोनॉमी मतलब जो ये मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली है, ये जो सरकार का गोल है उसके साथ फिट नहीं बैठती, नॉट मतलब जो है डज नॉट जेल विद, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। सो इट वुड इंस्टेड लाइक अ फर्मर ग्रिप ऑन द ईसीआई थ्रू स्टेचुरी मीन्स। तो जो सरकार है वो क्या चाहेगी, है ना, इट वुड इंस्टेड लाइक, तो सरकार इसके बजाय ये चाहेगी एक मजबूत ग्रिप हो, मजबूत पकड़ हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और वो कैसे होगी, जो स्टेचुरी मीन्स जो ये बिल अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू अगर इसको पास करा ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझना है। अब देखिए यहाँ से तक आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब समझने के बाद क्या है, ये आपने सिर्फ इतना नोट्स बनाया, ठीक है। अब आप इसको आराम से रिवाइज करके आर्टिकल 324 अब आप इसको लक्ष्मीकांत से आके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता रहेगा हाँ क्या है। इसके बाद आप जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रीवियस टाइम जो भी क्वेश्चन आए तो देख सकते हो। इससे क्या है, फिर आप लक्ष्मीकांत में एक ही चैप्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, ठीक है ना। सिर्फ एक तरफ से लक्ष्मीकांत को पूरा खत्म कर देने से नहीं होता, राइट। और फिर ये सारी चीज़ की कौन कौन सी कमेटी, तो अब आप जब मतलब मेन बॉडी में लिखेंगे तो ये सारी कमेटीज को लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और क्या इशू हुआ है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अभी जो मतलब ये बिल लेकर के आए हैं, जो उन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या रहा है। तो इस तरीके से जो स्टैंड है उनको आप जस्टिफाई करते हुए चीज़ों को लिख सकते हैं, राइट। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड हेंस विल enhance your chances of getting into the civil service examination. So share this video among all the Hindi medium aspirants. Thank you so much for watching.